फॉर्मेट की और सारे क्वेश्चंस की ऑलरेडी मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूं, आप लोग प्लेलिस्ट में देख सकते हो। इलस्ट्रेशन नंबर 16, द फॉलोइंग इज द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ अल्फा एंड कंपनी, अ PFAS ऑफ A, B and C who share profits and losses in the ratio 2:3:4 for the financial year 2021-22। पीएल अकाउंट दे रखा है अल्फा एंड कंपनी का और प्रॉफिट एंड लॉसेज वो 2:3:4 में शेयर करते हैं। ये ध्यान रखना है, ये असेसमेंट ईयर नहीं लिखा है, फाइनेंशियल ईयर, यानी कि जिस ईयर का हम इनकम और एक्सपेंसेस लेते हैं। और आपको ये बात पता होगा कि असेसमेंट ईयर हमेशा एक साल आगे का होता है, मतलब कि यहाँ पे असेसमेंट ईयर क्या होगा 2022-23। क्यों? क्योंकि जो भी असेसमेंट ईयर होता है हम उसमें प्रीवियस ईयर के सारे एक्सपेंसेस और इनकम लेते हैं। मतलब यहाँ 2022-23 असेसमेंट ईयर है, तो इसमें हम 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 तक के सारे एक्सपेंसेस लेंगे। ठीक है, क्या कैलकुलेट करना है हमको इसमें? कंप्यूट द नेट इनकम ऑफ द फर्म फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23। नेट इनकम से कहने का मतलब है कि टोटल इनकम। ठीक है, और आपको ये बात पता है कि टोटल इनकम कैलकुलेट करने के लिए पहले बुक प्रॉफिट कैलकुलेट करना ही होगा, उसी की मदद से हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, दूसरी चीज, इस क्वेश्चन में नहीं बोला है कि फर्म सेक्शन 184 की कंडीशन फुलफिल कर रही है या नहीं, तो हम मानेंगे कि सेक्शन 184 की कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो रही है। तीसरी चीज, यहाँ पे पार्टनर्स वर्किंग हैं या नहीं है, इसके बारे में हाँ बोला है, चलिए वो बाद में देखेंगे फिर। तो अब यहाँ पे देखते हैं हम क्या क्या चीज नेट प्रॉफिट में ऐड होगा, यानी क्या क्या चीज डिसअलाउड एक्सपेंसेस या डिसअलाउड इनकम है। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये आपको पता है कि बिजनेस का पार्ट होता है, अलाउ है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स एट द रेट 24%, क्योंकि यहाँ पे सेक्शन 184 की कंडीशन फुलफिल हो रही है, इसलिए हमने पढ़ा है कि 12% तक अलाउ होता है और इन एक्सेस ऑफ 12% जो होता है वो डिसअलाउ होता है। तो यहाँ पे देखो आप कि 12% से कितना ज्यादा है, 24 - 12 करोगे, 12% यहाँ पे एक्सेस डेबिटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग 12% को ऐड कर लोगे। ध्यान रखना 12% तक क्या होता है, अलाउ होता है, उससे जो भी एक्सेस होता है वो डिसअलाउ होता है। ठीक, तो कैसे कैलकुलेट करोगे आप? यहाँ पे बहुत सिंपल है, जैसे ए का कैलकुलेट करके दिखा रहा हूं। 72,000 है, उसको डिवाइड करोगे जितने परसेंट पे दिया हुआ है 24, इससे क्या होगा, इससे 1% की वैल्यू आ जाएगी। अब इंटू आप कर दो जितना परसेंट आपको चाहिए, तो यहाँ पे 12% ज्यादा डेबिट है तो इंटू 12 कर दो, मतलब जितना परसेंट भी ज्यादा डेबिट है उससे इंटू कर दो, तो वही आपका आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन एक्सेस ऑफ 12%। ऐसे ही बी का, ऐसे ही सी का निकाल के आप ऐड कर लोगे। आगे टू रेम्यूनरेशन टू पार्टनर, तो रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स ऑलवेज डिसअलाउड, यानी कि ए, बी और सी का रेम्यूनरेशन ऐड हो जाएगा। टू म्युनिसिपल टैक्सेस, ये जो म्युनिसिपल टैक्सेस वाला है और ये जो रेंट वाला है, इसको हम इस वाले एडजस्टमेंट के साथ एक साथ पढ़ेंगे। ठीक है, अभी इसको छोड़ दो, अभी जब यहां पे पहुंचूंगा तब कराता हूं ये तीनों। फिर टू अदर बिजनेस एक्सपेंसेस 2 लाख रुपीज। ठीक है, ऐसे तो अदर बिजनेस एक्सपेंसेस लिखा है, अलाउ मानते, लेकिन आप यहां पढ़ो, आउट ऑफ other business expenses rupees 10,000 is not deductible under various sections of the income tax act। मतलब कि इस बिजनेस एक्सपेंसेस जो 2 लाख रुपए है उसमें से 10,000 रुपए नहीं डिडक्टेबल है। जब नॉट डिडक्टेबल बोल दिया यानी कि ये नॉट अलाउड है, यानी कि ये डिसअलाउ है, तो 10,000 रुपए आप ऐड कर लोगे क्योंकि ये नॉट अलाउ है। ठीक है, अच्छा ये एडजस्टमेंट कैसे याद रखोगे, कब किसके साथ देखना है, इसलिए क्वेश्चन पढ़ने से पहले ही क्या क्या करो, आप मार्क कर लिया करो। जैसे अदर बिजनेस एक्सपेंसेस से लिखा है तो यहाँ भी मार्क कर लो तो आपको याद रहेगा। ठीक है, ऐसे ही बिल्डिंग का है तो मार्क कर लो। ठीक है, ऐसे ही जीएसटी लायबिलिटी का दे रखा है तो वो सब आप देख लिया करो पहले से। उसके बाद लिखा है टू नेट प्रॉफिट, ये तो भाई सबसे पहले लिखते हैं, इसी में ऐड करते हैं डिसअलाउड एक्सपेंसेस। ठीक है, अब इधर लिखा है बाय सेल्स रुपीज 80 लाख, सेल्स भाई बिजनेस है तो सेल्स तो होगा ही, तो ये अलाउ होता है। आगे लिखा है इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डिपॉजिट्स विद अ कंपनी ग्रॉस, ये पता है आपको कि ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का पार्ट है, तो एनी इनकम विच इज नॉट रिलेटेड विद बिजनेस बट क्रेडिटेड टू पीएल अकाउंट, उसको हम लेस कर देते हैं क्योंकि वो डिसअलाउड इनकम होता है, तो ये डिसअलाउड इनकम है, इसको लेस कर देना आप। नेक्स्ट रेंट ऑफ हाउस बिल्डिंग, सबसे पहले हाउस बिल्डिंग के बारे में बोला तो है, हाउस बिल्डिंग का आप एडजस्टमेंट पढ़ो। द फर्म ओन्स अ बिल्डिंग, फर्स्ट फ्लोर ऑफ दिस बिल्डिंग इज लेट आउट ऑन अ रेंटल बेसिस whereas the ground floor and second floor are used for own business purposes। भाई बहुत सिंपल सी बात बोली गई है यहाँ पे, ये रहा इनका बिल्डिंग, ये रहा ग्राउंड फ्लोर,
ये फर्स्ट फ्लोर और ये सेकेंड फ्लोर, ठीक। तो जो ग्राउंड फ्लोर है वो ये ओन बिजनेस पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं। जो फर्स्ट फ्लोर है, सॉरी, जो सेकेंड फ्लोर है वो भी ये ओन बिजनेस पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। और बोला है जो पहली फ्लोर है बिल्डिंग की वो उन्होंने लेट आउट किया है रेंट बेसिस पे, मतलब कि किराए पे दिया है। भाई सिंपल सी बात बोली गई है कि ये दोनों खुद के बिजनेस के लिए इस्तेमाल हो रहा है और जो पहला फ्लोर है उस पे इन्होंने एक किसी को भी लेट आउट पे किराए पे दे रखा है, ठीक है। तो अभी इन दोनों को छोड़ दो आप, लेट आउट रेंट बेसिस पे बोल दिया, यानी कि ये किसका पार्ट हो गया, ये पार्ट हो गया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का, ठीक है। ये हाउस प्रॉपर्टी का पार्ट हो गया, ये फर्स्ट फ्लोर वाला केवल, ठीक है। यानी कि अगर इसको और अच्छे से आप समझो तो इसमें ये 3 फ्लोर है, तो अगर आप देखोगे तो 1/3 फ्लोर जो है वो हाउस प्रॉपर्टी के लिए यूज हुआ और जो 2/3 पोर्शन या 2/3 फ्लोर कह लो वो बिजनेस के लिए यूज हुआ, जो कि खुद ही के बिजनेस के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। तो जैसा कि आपने इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि अगर सेल्फ प्रोफेशन हो रहा है उस बिल्डिंग में तो उसका कुछ भी नहीं लेते हैं, वो निल माना जाता है। तो इसका और इसका तो हमको छोड़ देना है, हमको उससे मतलब नहीं, वो निल होता है। लेकिन हमने पढ़ा है कि अगर किसी भी घर को किराए पे देते हैं तो उसका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में कैलकुलेशन होता है। तो यहां पढ़ो क्या लिखा है, रेंट ऑफ हाउस बिल्डिंग फॉर 1/3 पोर्शन 75,000, यानी कि 1/3 पोर्शन का जो रेंट आ रहा है वो 75,000। अब यहां तो आपको मेंशन नहीं है कि वो रेंट वाले के लिए है कि नहीं, लेकिन आप खुद बताओ, जब इसमें और इसमें ये खुद ही का बिजनेस कर रहे हैं तो इसमें रेंट कहां से आएगा इनको, ठीक है। भाई ये क्रेडिट साइड में क्या आता है, क्रेडिट साइड में हमारे सारे इनकम आते हैं, यानी कि ये रेंट इनके पास आया है। तो जब यहां और यहां खुद का बिजनेस कर रहे हैं तो इसमें थोड़ी ना रेंट आएगा, भाई जाहिर सी बात है कि इसी वाले में रेंट आएगा, फर्स्ट फ्लोर पे रेंट आएगा, ठीक है। तो ये जो 1/3 पोर्शन की बात कर रहा है, ये जो इन्होंने रेंट दिया है उस पे है, ठीक है। तो पहली बात तो ये जो है ये हाउस प्रॉपर्टी का पार्ट हो गया 1/3 पोर्शन, और एनी इनकम विच इज नॉट रिलेटेड विद बिजनेस बट क्रेडिटेड टू पीएल अकाउंट, उसको आपको लेस करना है क्योंकि वो डिसअलाउड इनकम होता है। तो पहला ट्रीटमेंट तो ये कि इसको आप पीएल बुक प्रॉफिट में डिसअलाउड करके लेस कर दोगे। इसका दूसरा ट्रीटमेंट कहां पे होगा, भाई दूसरा ट्रीटमेंट होगा इसका टोटल इनकम में। लेकिन क्या टोटल इनकम में आप इसको डायरेक्टली ऐड कर दोगे 75,000 को, नहीं। बहुत बार बता चुका हूं, अगर यहां लिखा होता इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी तब तो भाई यहां पे जब बुक प्रॉफिट में तो वही इनकम हम लेस ऐड करते हैं जो यहां पे लिखा होता है, लेकिन टोटल इनकम में हम एक्चुअल वाली इनकम को लेते हैं। तो अगर यहां लिखता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी तो वो हम सीधे सीधे हाउस प्रॉपर्टी में लिख के टोटल इनकम में ऐड कर लेते हैं। लेकिन यहां पे रेंट बोला गया है, यानी कि जैसे हम अपने फॉर्मूले से निकालते थे, कैसे ऐसे करके हम निकालते थे, इसको भी मैंने समझा रखा है, प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की। तो हाउस नॉट कवर्ड रहता था तो म्युनिसिपल वैल्यू, एक्चुअल रेंट, फेयर रेंट, इन तीनों में से जो ग्रेटर वो ग्रॉस एनुअल वैल्यू। यहाँ पे ये दोनों नहीं दिया रखा है, यानी कि यही हो गया ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ठीक है। उसके बाद हम लेस करते थे म्युनिसिपल टैक्सेस, वैकेंसी, अनरियलाइज्ड रेंट, तब आता था एनुअल वैल्यू। फिर उसके बाद एनुअल वैल्यू पे ये सब करते हैं रिडक्शन अंडर सेक्शन 24, ये तीनों लेस करते हैं, तब आएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। मतलब कि अगर रेंट लिख दिया तो आपको इतना लंबा प्रोसीजर जाना है, अगर लिख देता इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी तो इतना लंबा प्रोसीजर जाने की जरूरत नहीं थी आपको, ठीक है। तो पहली बात तो ये 75,000 रुपीज यहाँ पे आपने ले लिया कि इसको लेस करना है। दूसरा टोटल इनकम में वो कैलकुलेट करते समय कॉपी में बता दूंगा कैसे करना है, ठीक। अब आ जाओ म्युनिसिपल टैक्सेस पे। तो अभी आपको यहां से पता चल गया इस एडजस्टमेंट से कि 2 फ्लोर बिल्डिंग के बिजनेस पर्पस के लिए यूज हो रहे हैं, और बिजनेस के पर्पस के लिए हाउस प्रॉपर्टी में नहीं जाता है। वो मैंने हाउस प्रॉपर्टी पढ़ाते वक्त समझाया है कि उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है ओन बिजनेस अगर हो रहा है तो, ठीक है। लेकिन एक फ्लोर जिसपे कि लेट आउट किया गया है, रेंट दिया गया है, वो जाता है हाउस प्रॉपर्टी में। तो म्युनिसिपल टैक्सेस पेड तो हुआ है, लेकिन 2 पोर्शन बिजनेस का है, केवल 1/3 पोर्शन रेंट के लिए है। तो यानी कि 2 पोर्शन हो गया अलाउड। भाई ये बताओ आप, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर से और ग्राउंड फ्लोर से जो भी खर्चा आएगा वो तो बिजनेस का ही पार्ट माना जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे खुद ही बिजनेस हो रहा है। यहाँ चाहे रिपेयर हो, यहाँ चाहे कुछ भी खर्चा हो, वो बिजनेस का पार्ट होगा, ठीक है। तो ये वाला फ्लोर लेकिन बिजनेस का खर्चा नहीं होगा क्योंकि ये किराए पे दे रखा है इन्होंने। तो म्युनिसिपल टैक्सेस ये तो पूरे घर का होगा ना 10,000 रुपए, लेकिन आपको केवल 1/3 ऑफ 10,000 कैलकुलेट करना है और वो डिसअलाउड इनकम हो जाएगा और उसको आप ऐड कर लेना। ये समझ में आ गया कि 1/3 ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 1/3 बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, 2/3 पोर्शन बिजनेस से रिलेटेड है, पहली चीज। दूसरी चीज,
ऐसे तो मैंने अभी बताया कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से हम लेस करते हैं म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय ओनर, तो क्या आप यहां पे लेस करोगे? इस क्वेश्चन में नहीं लेस करोगे। क्यों? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज दिया है कंफ्यूज करने के लिए, आप लोग देख लो इसको। अगर यहां पे डेट ना दी होती तो जैसा कि यहां फाइनेंशियल ईयर 21-22 बताता, तो हम मानते कि ये जो म्युनिसिपल टैक्सेस है ये हमारे फाइनेंशियल ईयर के अंदर ही पे हुआ है। कहने का मतलब इस बुक में असेसमेंट ईयर है 2022-23, यानी कि मुझे जो भी इनकम या एक्सपेंसेस लेना होगा वो कब का लेना होगा? एक साल पहले का, यानी कि 2021 से लेकर 22 तक का। ठीक, मतलब कि 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 तक का सारा इनकम और एक्सपेंसेस मेरे बिजनेस में जो भी यहां पे ट्रीटमेंट होता। ठीक है, तो ये पढ़ो क्या लिखा है, 20 जुलाई 2022, जबकि मेरा फाइनेंशियल ईयर, इस क्वेश्चन का फाइनेंशियल ईयर कब खत्म हो जा रहा है? 31 मार्च 2022 को। इस डेट के बाद कोई भी इनकम या एक्सपेंसेस होता है वो तो इस फाइनेंशियल ईयर में ही नहीं आएगा। उसको वो बात की बात हो गई कि वो कहां जाना है कहां नहीं जाना है, वो इस फाइनेंशियल ईयर में ही नहीं आना है। तो यहां पे जो हम हाउस प्रॉपर्टी निकालेंगे वो होगा 21-22 का। ठीक, लेकिन ये म्युनिसिपल टैक्सेस दे रखा है एक साल आगे का, ये कौन से ईयर में आएगा? 1 अप्रैल 2022 से लेकर ये 31 मार्च 2023 वाले ईयर में आएगा। भाई हमारा अकाउंटिंग ईयर कब से स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल से, और अगले साल की 31 मार्च तक जाता है। तो जब 31 मार्च 2022 को हमारा खत्म ही हो चुका है तो जुलाई 20 वाला म्युनिसिपल टैक्सेस क्यों हम लेस करेंगे? ठीक है, इसीलिए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में ऐसे तो लेस करना होता है, लेकिन नॉट पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, इसलिए नहीं लेस करेंगे। ठीक है, क्योंकि वो भी मैंने फॉर्मूला पढ़ाते वक्त बताया है कि म्युनिसिपल टैक्सेस अगर पेड है तभी लेंगे, जब अनपेड है तो नहीं लेते हैं हम। ठीक है, ये सब मैंने अच्छे से समझा रखा है, अगर आपको नहीं पता है तो आप देख सकते हो वीडियो में, आप लोग को आ जाएगा समझ में। ठीक है, तो हाउस प्रॉपर्टी में तो नहीं आना, लेकिन बुक प्रॉफिट में हम लेंगे, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है कि एनी एक्सपेंसेस विच इज नॉट रिलेटेड विद बिजनेस बट डेबिटेड टू पीएल अकाउंट। तो हमारा काम है भाई उसको ऐड करना। ये बिजनेस से रिलेटेड नहीं था ना 1/3 पोर्शन, तो 1/3 पोर्शन ऐड कर लेना। ठीक, अब पहला एडजस्टमेंट क्या लिखा है? बी इज नॉट अ वर्किंग पार्टनर, यानी कि ए और सी वर्किंग पार्टनर है, बी नॉन वर्किंग है। तो बुक प्रॉफिट में तो कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन टोटल इनकम में बहुत मेजर चेंज आता है, इसलिए आप लोग को ये पता होना चाहिए। फॉर्मेट देख लो अगर आप लोग को नहीं पता है क्या चेंज आएगा। सेकंड पोर्शन का, सेकंड एडजस्टमेंट का हम देख चुके हैं। थर्ड में बिजनेस एक्सपेंसेस वाला था, हम ले चुके हैं। फोर्थ पॉइंट, ऑन December 1, 2021 firm paid ₹4,500 being GST liability pertaining to the previous year 2020-21 which has not been debited in PL account। तो कब का है ये? दिसंबर 1, 2021 को फर्म ने पे किया है 4,500 रुपए जीएसटी लाइबिलिटी। ठीक है, और ये कब का था? मतलब ये जीएसटी लाइबिलिटी कब का था? ये 2020-21 का था, यानी कि जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है 21-22 उससे भी पहले का था। लेकिन हमको उससे मतलब नहीं, हमको मतलब होना चाहिए कि पे कब हुआ है बुक प्रॉफिट के लिए। तो देख रहे हो आप पे कब हुआ है? 1 दिसंबर 2021 को, और आपका जो फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 उसी के बीच में आता है ये। ठीक, जीएसटी लाइबिलिटी किसका पार्ट है? जीएसटी बिजनेस का पार्ट है। तो 4,500 रुपए जो इन्होंने पे किया है ये लिखा है आगे कि नॉट डेबिटेड टू पीएल अकाउंट, और बिजनेस का पार्ट है ना भाई, तो इनको तो डेबिट करके यहां पे दिखाना चाहिए था। तो कोई बात नहीं, हमने पढ़ा है कि जब कभी भी कोई भी बिजनेस का एक्सपेंसेस अगर पीएल अकाउंट में नहीं दिखाया गया होता है तो वो हम दिखाते थे। कौन से हेडिंग लिख के? एनी एक्सपेंसेस विच इज नॉट डेबिटेड टू पीएल अकाउंट बट इज रिलेटेड टू द बिजनेस। ठीक है, तो वो हम क्या करते हैं? लेस कर देते हैं। तो ये 4,500 रुपए आप लेस कर दोगे, ये भी मैंने फॉर्मेट में बता रखा है। ठीक, सॉल्यूशन देखते हैं हम 16 का। सबसे पहले हम फॉर्मेट बनाते हैं। पूछा तो टोटल इनकम है, लेकिन हमको पता है बिना बुक प्रॉफिट के टोटल इनकम कैसे आएगा। तो कंप्यूटेशन ऑफ बुक प्रॉफिट, जो भी आपका असेसमेंट ईयर दे रखा है आप उसके अकॉर्डिंग चलो। फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-2023। ठीक है, सबसे पहले नेट प्रॉफिट लेते हैं। नेट प्रॉफिट दे रखा है 3,01,000 रुपीज।
ऐड करते हैं हम डिसअलाउड एक्सपेंसेस, वो खर्चे जो कि बिजनेस से रिलेटेड नहीं हैं लेकिन पीएल अकाउंट में डेबिट हो गए हैं। पहला लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, हमको पता है ये अलाउ होता है, ठीक है, तो इसको हम छोड़ देंगे। नेक्स्ट लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो क्योंकि यहाँ पे सेक्शन 184 की कंडीशन फुलफिल हो रही है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% तक अलाउ, इन एक्सेस ऑफ 12% जितना भी पोर्शन है वो डिसअलाउ, 12% तक अलाउ, उससे जितना ज्यादा है वो डिसअलाउ। तो ये हम कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे? सबसे पहले आप लिखो ए, अमाउंट कितना है ए का 72,000, इसको आप डिवाइड कर दो जितना भी परसेंटेज दे रखा है 24%, तो 24 से जब आप डिवाइड करोगे तो इससे होगा क्या सर, इससे 1% की वैल्यू आ जाएगी। फिर इनटू आप क्या करोगे, जितना परसेंट आपको चाहिए। अब आप ये बताओ 24% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा है तो यहाँ पे कितना परसेंट अलाउ होगा, 12% अलाउ, 24 माइनस 12 करोगे 12 ही आएगा, यानी कि 12% डिसअलाउ, तो इंटू 12 कर दो। ठीक, इसको आप सॉल्व कर लो, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24 और ये 2 36 जा 72, 36,000 रुपीज अभी इनर कॉलम में यहां पे लिखो। उसके बाद बी का भी सेम प्रोसीजर से 24,000 है, उसको 24 से डिवाइड कर दो, 1% की वैल्यू आ गई, इंटू कर दो जितना परसेंट एक्सेस है यानी कि 12%, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24 और 2 12 जा 24, ठीक है, तो 12,000 रुपीज। नेक्स्ट है आपका 1,08,000 रुपीज, तो 1,08,000 रुपीज डिवाइड बाई 24, इससे 1% की वैल्यू आ गई, इनटू कर दो जितना एक्सेस है, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, ये हो गया 2 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 54,000, ठीक है, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 54,000 रुपीज आ गया यहाँ पे। अब इन तीनों को आप ऐड कर लो, 36,000 प्लस 12,000 प्लस 54,000, सॉरी ये आ जाएगा 1,02,000, अभी इनर कॉलम में ही लिखते चलो। उसके बाद लिखा हुआ है रेमुनरेशन टू पार्टनर, तो रेमुनरेशन टू पार्टनर इज ऑलवेज डिसअलाउ, और बुक प्रॉफिट में हमको वर्किंग नॉन वर्किंग से कोई मतलब नहीं है, वो वर्किंग है कि नॉन वर्किंग है उससे हमको मतलब होगा कब, टोटल इनकम में। तो भाई रेमुनरेशन टू पार्टनर ए को कितना दे रखा है 1,20,000 रुपीज, बी को कितना दे रखा है 90,000 रुपीज और सी को 60,000 रुपीज, तीनों को आप ऐड कर लो, 1,20,000 रुपीज प्लस 90,000 प्लस 60,000, ये आ गया 2,70,000। नेक्स्ट म्युनिसिपल टैक्सेस पेड ऑन जुलाई 2022, ये जो हाउस वाला है म्युनिसिपल टैक्सेस वाला, इसको मैंने बहुत अच्छे से क्वेश्चन में समझाया है, अगर आपने स्किप कर दिया तो वापस आप पीछे जाके देख लो। तो म्युनिसिपल टैक्सेस लिखा हुआ है 10,000 रुपए, अब पेड तो हुआ है ये हमारा, ये जो फाइनेंशियल ईयर है उसके बाद लिखा है ना पेड ऑन जुलाई 2022, लेकिन हमको उससे मतलब नहीं, बुक प्रॉफिट में हमको हर वो एक्सपेंसेस, हर वो इनकम लेना है जो कि बिजनेस से रिलेटेड ना हो। तो म्युनिसिपल टैक्सेस जैसा कि पूरे घर का पे हुआ है, लेकिन हमको पता है कि 2/3 पोर्शन जो है, 2/3 फ्लोर जो है वो बिजनेस का पार्ट, बिजनेस के लिए यूज हो रहा है, और 1/3 पोर्शन या 1/3 पार्ट जो है वो यूज हो रहा है, लेट आउट किया है इनके पर्सनल पर्पसेस के लिए, ठीक है। तो वो 1/3 जो पोर्शन हुआ वो बिजनेस का पार्ट नहीं हुआ, तो उसको आप यहां पे ले लो। तो म्युनिसिपल टैक्सेस केवल 1/3 लेना, क्योंकि बाकी 2/3 पोर्शन में तो बिजनेस का काम हो रहा, तो वो बिजनेस का रिलेटेड, बिजनेस का खर्चा हो जाएगा वो। तो 1/3 ऑफ 10,000 आप कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लो, तो ये आ जाएगा 10,000 रुपीज 1/3, ये हो गया 3,333.333 करके जा रहा है, इसको आप राउंड ऑफ करके लिख लो 3,333। नेक्स्ट अदर बिजनेस एक्सपेंसेस, ये तो ऐसे अलाउ होना चाहिए, लेकिन हमने एडजस्टमेंट पढ़ा तो हमको पता चला कि 10,000 इज नॉट डिडक्टेबल, तो आप लिखो नॉट डिडक्टेबल एक्सपेंसेस, कितना है 10,000 रुपीज, लिख लो यहाँ पे। भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने ले लिया, रेमुनरेशन टू पार्टनर्स हमने ले लिया, म्युनिसिपल टैक्स भी ले लिया, फिर अदर बिजनेस एक्सपेंसेस में 10,000 था वो भी हमने ले लिया। बाकी एडजस्टमेंट में सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, हाँ फोर्थ पॉइंट में लिखा है जीएसटी लायबिलिटी, उसको लेस करना है, तो उसको हम अलग से हेड में लेस करते हैं, ठीक है। पहले आप इन सबको ऐड कर लो,
देखो 1,02,000 प्लस 2,70,000 प्लस 3,333 प्लस 10,000, अमाउंट 3,85,333 आउटर कॉलम में 3,85,333, ठीक है। इसको आप ऐड करो नेट प्रॉफिट में, 3,01,000, अमाउंट कितना आ गया ये 6,86,333। अब हम क्या करते हैं, अब हम लेस करते हैं डिसअलाउड इनकम, वो इनकम जो कि बिजनेस से रिलेटेड नहीं है लेकिन पीएल अकाउंट में क्रेडिट हो गए हैं। तो सबसे पहले लिखा हुआ है सेल्स, वो अलाउ होगा, बिजनेस का पार्ट है। नेक्स्ट लिखा है इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डिपॉजिट, तो ये हमको पता है कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का पार्ट है 90,000 रुपीज, तो इसको आप लेस कर दोगे। उसके बाद लिखा है रेंट ऑफ हाउस बिल्डिंग, और खुद ही मेंशन कर दिया है 1/3 पोर्शन का। इसको मैंने क्वेश्चन ने बहुत अच्छे से समझाया, आप लोग बैक करके देख लो, ठीक है। तो रेंट ऑफ हाउस बिल्डिंग बोला है और खुद ही बोला है कि 1/3 पोर्शन, और हमको पता है कि 2/3 पोर्शन बिजनेस के लिए यूज हो रहा, तो वैसे भी उसका कुछ भी एक्सपेंसेस, सारा एक्सपेंसेस या फिर इनकम वो बिजनेस का पार्ट होगा। तो 1/3 पोर्शन जो है वो होगा, बिजनेस का पार्ट नहीं होगा, वो हाउस प्रॉपर्टी का पार्ट होगा। तो इसका मतलब वो डिसअलाउड इनकम हो गया। रेंट ऑफ हाउस बिल्डिंग, ध्यान रखना केवल 1/3, क्योंकि इसीलिए हमने यहाँ पे म्युनिसिपल टैक्सेस भी केवल 1/3 लिया, क्योंकि 1/3 जो है वो बिजनेस का पर्पज से नहीं है। तो रेंट ऑफ हाउस बिल्डिंग 1/3 पोर्शन, अमाउंट कितना है 75,000, दोनों को ऐड कर लो, 90,000 प्लस 75,000 आउटर कॉलम में लिखिए, ये हो गया 1,65,000 रुपीज, ठीक है। इसको आप पहले लेस करो, अभी 6,86,333 माइनस 1,65,000, ये आ गया 5,21,333। अभी एक और चीज है इसमें, फॉर्मेट में भी मैंने बता रखा है, क्या, लेस एक्सपेंसेस अलाउड एज डिडक्शंस बट नॉट डेबिटेड टू पीएल अकाउंट, वो खर्चे जो कि अलाउड तो हैं डिडक्शन के तौर पे लेकिन पीएल अकाउंट में डेबिट नहीं हुए हैं। जब पीएल अकाउंट में डेबिट नहीं हुए तो वो हमारा काम बनता है कि हम उसको डेबिट करें, ठीक है, लेस करें। तो जो 4,500 रुपए जीएसटी लाइबिलिटी यानी कि जो अदर रिलेवेंट इंफॉर्मेशन में फोर्थ पॉइंट दे रखा है, वो क्योंकि जीएसटी यानी कि बिजनेस का पार्ट है तो फिर वो आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, जीएसटी लाइबिलिटी, ठीक है। इन्होंने नहीं दिखाया तो क्या हुआ, हम दिखा देंगे क्योंकि ये बिजनेस का पार्ट है। अमाउंट 4,500 और कुछ भी नहीं है, सीधा आउटर कॉलम में लिखिए और लेस करिए इसको आप। तो 5,21,333 माइनस 4,500, ये आ गया 5,16,833, ठीक है। ये क्या हो गया, बुक प्रॉफिट। अब हम सीधे क्या कैलकुलेट करते हैं, टोटल इनकम। लेकिन आप एक काम करो, उससे पहले कैलकुलेट कर लो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, क्योंकि वो फिर उसमें काम आएगा ना। तो कंप्यूटेशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, ठीक, कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, यहां लिख लो फॉर द असेसमेंट ईयर, जो भी आपकी बुक में दे रखा है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। सबसे पहले हम क्या लेते हैं, म्युनिसिपल टैक्स, म्युनिसिपल वैल्यू, एक्चुअल रेंट और फिर फेयर रेंट। फिर उन तीनों में से जो भी ग्रेटर होता है वो हो जाता है हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ठीक है। तो यहां पे आप देख रहे हो सिर्फ रेंट बोला गया है, यानी कि वही रेंट हो जाएगा हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो समझना इस चीज को आप बहुत ध्यान से, ठीक है। म्युनिसिपल वैल्यू नील, फिर एक्चुअल रेंट, ये कितना दे रखा है, एक्चुअल रेंट दिया हुआ है 75,000, जो 1/3 पोर्शन लिखा हुआ है ना, लेकिन 1/3 ही पोर्शन तो रेंट पे दिया गया है, तो वो आप पूरा पूरा यहाँ पे लोगे, ठीक है। उसके बाद फेयर रेंट नील, भाई समझ में आ रहा है ना कि क्वेश्चन में जो पीएल अकाउंट में क्रेडिट साइड दिया हुआ है रेंट ऑफ हाउस बिल्डिंग 1/3 पोर्शन, क्योंकि 1/3 पोर्शन यानी कि एक ही फ्लोर किराए पे दिया गया है, इसीलिए वो एक पूरे फ्लोर का किराया है 75,000, उसका 1/3 मत लेने लगना आप लोग, ठीक है। तो इन तीनों में से जो ग्रेटर होता है वही हो जाता है हमारा क्या, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, अगर नहीं समझ में आ रहा है क्या हो रहा है तो। उसके बाद हम लेस करते हैं तीन चीज, म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय ओनर, फिर वैकेंसी और फिर अनरियलाइज रेंट। तो आप यहां पे देख रहे हो
कि म्युनिसिपल टैक्सेस है तो क्वेश्चन में ऐसे तो 10,000 है, लेकिन हम उसका केवल 1/3 यहाँ पे लेते क्योंकि 1/3 हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, बाकी 2/3 बिजनेस का। लेकिन यहाँ हम 1/3 वाला भी नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे वो मैंने क्वेश्चन में भी बताया था अभी, क्योंकि बोला गया है कि वो पे हुआ है जुलाई 20, 2022 को, और हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो कब का था यहाँ पे 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022। ये 31 मार्च के बाद वाला है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर। नहीं पे है ना, आप कहोगे पे है, पे तो है, वो तो अगले फाइनेंशियल ईयर में पे है, उस फाइनेंशियल ईयर में पे नहीं है जिसका हम यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहे हैं। नहीं पे है तो आप नॉट पेड मानोगे, तो यहाँ पे नॉट पेड है, इसीलिए ये निल हो जाएगा। वैकेंसी अनरियलाइज रेंट कुछ है नहीं, यही 75,000 रुपए हो गया हमारा एनुअल वैल्यू। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। लेस करते हैं हम अब डिडक्शंस अंडर सेक्शन 24। पहला 30% ऑफ एनुअल वैल्यू, तो 30% ऑफ 75,000, 22,500। उसके बाद लेते हैं इंटरेस्ट ऑन प्रीवियस ईयर, इंटरेस्ट ऑन कंस्ट्रक्शन पीरियड, वो सब है नहीं, सीधे आप लिखो 22,500 रुपीज, इसको लेस कर दो एनुअल वैल्यू में से। ठीक है, ये आ गया 52,500। ये क्या हो गया हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं टोटल इनकम, तो कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, जो भी असेसमेंट ईयर है आप वो लिख लो यहां पे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या लेते हैं, बुक प्रॉफिट। तो यहां पे बुक प्रॉफिट कितना है 5,16,833। ठीक है, उसके बाद हम लेस करते हैं डिडक्टेबल रेम्युनरेशन टू पार्टनर। तो लेस क्या लिखेंगे हम, लीस्ट ऑफ देम। पहले क्या लेते हैं, रेम्युनरेशन टू वर्किंग पार्टनर। ध्यान रखना बुक प्रॉफिट में पार्टनर वर्किंग हो ना हो हमको नहीं मतलब, लेकिन टोटल इनकम है भाई हमको मतलब है। और स्टैट्यूटरी लिमिट अंडर सेक्शन 40B, रेम्युनरेशन टू वर्किंग पार्टनर। वापस से आओ क्वेश्चन में, यहां क्या लिखा है, बी इज नॉट अ वर्किंग पार्टनर, यानी कि ए और सी वर्किंग पार्टनर है, तो बी का कोई भी रेम्युनरेशन नहीं आएगा। तो रेम्युनरेशन मिला तो तीनों को है, लेकिन आएगा केवल ए और सी का, क्योंकि ए और सी वर्किंग पार्टनर है। ए का है 1,20,000 और सी का है 60,000 रुपीज। दोनों को आप ऐड कर लो, कितना हो गया 1,80,000। अभी आप इनर कॉलम में लिख के छोड़ो। अब हम चलेंगे स्टैट्यूटरी लिमिट कैलकुलेट करने। स्टैट्यूटरी लिमिट सबसे पहले हम क्या लेते हैं, ये भी मैंने फॉर्मेट में बता रखा है। ठीक है, तो ऑन फर्स्ट 3 लाख ऑफ बुक प्रॉफिट, मतलब कि बुक प्रॉफिट का पहला 3 लाख का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, उसको बाइफरकेट कर देते हैं 1,50,000 में और 90% ऑफ फर्स्ट 3 लाख। तो आप देखो बुक प्रॉफिट कितना है 5,16,833, जो कि 3 लाख से ज्यादा है। तो पहले 3 लाख का ट्रीटमेंट यहां पे करो, तो इस 1.5 लाख को आप ऐसे ही लिख दो, और 90% ऑफ 3 लाख हो गया 2,70,000। इन दोनों में से जो ग्रेटर अमाउंट होता है उसको हम लिखते हैं आउटर कॉलम में 2,70,000। मैंने फॉर्मूले के साथ एग्जांपल के साथ समझाया हुआ है, तो आप लोग देख सकते हो फॉर्मेट में। ठीक है, 2,70,000 हो गया। ऐड क्या करते हैं हम, बैलेंस, भाई इन दोनों में से जो ग्रेटर होता है वही बाहर लेते हैं। ठीक है, फिर बैलेंस अमाउंट का 60%। तो आप देख रहे हो 3 लाख यहां यूज हो चुका है, अब जितना अमाउंट बच गया वो बैलेंस। तो हमारा बुक प्रॉफिट था 5,16,833, उसमें से आप माइनस कर दो जितना यहां यूज हो गया। तो पहला 3 लाख यूज हो चुका है, बैलेंस अमाउंट हो गया 2,16,833। तो 2,16,833 का 60% कैलकुलेट करो इसको आप कैलकुलेटर पे, ये आ गया 1,30,099.8। तो इसको आप क्या करोगे,
राउंड ऑफ कर दोगे। भाई ये 1,30,099.8 है, तो 99.8 किसके पास है? 100 के पास है। तो इसको आप सीधे सीधे लिख सकते हो 1,30,100। समझ में आया ना? ये 1,30,099.8 था, तो मैंने राउंड ऑफ कर दिया। आगे इन दोनों को आप ऐड कर लो, तो 2,70,000 प्लस 1,30,100, 2,70,000 प्लस 1,30,100, ये आ गया 4,01,000, 4,01,000। ठीक है, ये हो गया स्टैट्यूटरी लिमिट। अब इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे। कितना आया है? 4,01,000। इन दोनों में से जो लीस्ट होता है उसको हम लेस करते हैं। ये दिख ही रहा हमको साफ साफ, ये लीस्ट है। तो 1,80,000 को आप लिखो आउटर कॉलम में और बुक प्रॉफिट में से लेस कर दो। 5,16,833 माइनस 1,80,000, ये हो गया 3,36,833। ये क्या आता है? बिजनेस इनकम। अगर माइनस में आता तो हम लिखते बिजनेस लॉस। ठीक है, बिजनेस इनकम में हम ऐड करते हैं अदर इनकम, मतलब कि और जितने भी हेड के इनकम दे रखे हैं। तो सबसे पहले दिया हुआ है हाउस प्रॉपर्टी, तो ध्यान रखना हाउस प्रॉपर्टी लिखा हुआ है। अगर यही चीज पीएल अकाउंट में दे देता, जैसे यहाँ पीएल अकाउंट में लिख देता कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो हम सीधे सीधे यही वाला अमाउंट ऐड कर लेते। लेकिन यहाँ रेंट बोला था, तो पहले हमने फॉर्मूले के थ्रू इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट किया है यहाँ पे। ठीक है, तो कितना आया है? 52,500। तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे 52,500। बाकी बुक प्रॉफिट में तो वही वाला अमाउंट जाता है जो कि पीएल वाला है, लेकिन यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ओरिजिनल आता है। तो हाउस प्रॉपर्टी के बाद और क्या दे रखा था भाई? एक और दे रखा था इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड का। क्या चीज दे रखा था? इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डिपॉजिट। अमाउंट कितना है? 90,000 रुपीज। और कुछ भी है? नहीं, बस यही दो एक्स्ट्रा हेड दे रखे थे, हाउस प्रॉपर्टी का और इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डिपॉजिट का। बाकी आपने देख लिया कि हाउस बिल्डिंग का जो सेकंड, जो आपका ग्राउंड फ्लोर और सेकंड फ्लोर, वो बिजनेस पर्पज से था, उसको छोड़ दो। ठीक है, अब इन दोनों को आप ऐड करो, क्या 52,500 प्लस 90,000, अमाउंट 1,42,500। इसको आप ऐड करो बिजनेस इनकम में, ये हो गया 4,79,333। ये कितना आ गया? ग्रॉस टोटल इनकम। ठीक है, इसमें से हम लेस क्या करते हैं? डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C टू 80U। कोई भी डिडक्शन है? नहीं है, नील लिखो आप। लेस करो 4,79,333। ये क्या आ गया? ये आ गया टोटल इनकम।